हेलो। आज हम लोग बात करते हैं अपने टॉपिक एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया के बारे में। शॉर्टकट में इसे एएमएल बोलते हैं। इसका मतलब होता है मैलिग्नेंट क्लोनल डिसऑर्डर ऑफ हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड प्रोलिफरेशन ऑफ माइलोब्लास्ट इन बोन मैरो एंड ब्लड लीडिंग टू बोन मैरो फेलियर। एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया को समझने से पहले हम एक चीज़ समझते हैं, बोन मैरो लीनिएज। बोन मैरो में दो टाइप की लीनिएज होती है, मतलब कि दो टाइप की विरासत होती है। एक एक तरीके से समझे तो दो टाइप के फॉर्मेशन होते हैं, दो टाइप की सेल। एक होती है माइलॉइड, एक होती है लिम्फॉइड। तो बोन मैरो दो टाइप की सेल्स बनाती हैं। बोन मैरो में हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होती हैं, जो कि मदर ऑफ ऑल सेल्स होती हैं। ठीक है, मदर ऑफ ऑल सेल्स हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स दो टाइप के सेल्स लीनिएज बनाती हैं, एक माइलॉइड एक लिम्फॉइड। तो माइलॉइड लीनिएज में आते हैं आरबीसी, प्लेटलेट्स, न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल्स, बेसोफिल। इसी तरह लिम्फॉइड लीनिएज में बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट, नेचुरल किलर सेल्स। ठीक है, तो अब माइलॉइड लीनिएज में माइलॉइड ल्यूकेमिया है तो माइलॉइड सेल्स जितनी भी होती हैं उसमें एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन होगा। ठीक है, रैपिड प्रोलिफरेशन के साथ सेल्स तो जल्दी जल्दी बनेंगे बट एबनॉर्मल बनेंगे। एबनॉर्मल का मतलब वो अपना एक्शन जो है वो सही से नहीं एक्ट कर पाएंगे, सही से अपने एक्शन को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। माइलॉइड सेल्स में आरबीसी, प्लेटलेट्स, न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल्स, बेसोफिल्स ये सब आ जाएंगे। इनके अंदर एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन हो जाएगा। ल्यूकीमिया का मतलब होता है कि एबनॉर्मल इमेच्योर वाइट सेल्स, ब्लड वाइट सेल, मतलब कि जो सेल्स बन रही हैं, रैपिड प्रोलिफरेशन तो हो रहा है बट एबनॉर्मल ही हो रहा है। ठीक है, तो इंसिडेंस के बारे में हम लोग बात करें अगर इसके, तो इंसिडेंस होता है लगभग अप्रॉक्स 3.5 पर 1 लाख पीपल पर ईयर एंड एज। ये होता है एज एडजस्टेड इंसिडेंस, जो कि मेन में हायर होता है इन कंपैरिजन टू वुमेन। एएमएल इंसिडेंस इंक्रीज होता है लगभग, अगर अप्रॉक्स एज रिलेटेड हम देखें तो 65 ईयर से ज़्यादा के लोगों में ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि लेस देन 65 ईयर की एज वालों में नहीं होता, लेस देन 65 ईयर की एज वालों में भी ये होता है बट उसकी प्रोबेबिलिटी लो होती है। ठीक है, ईटियोलॉजी की बात करें हम, ईटियोलॉजी में तो ईटियोलॉजी कई उसमें होती है। ठीक है, कई बेसिस पे। तो एक हेरिडिटरी ईटियोलॉजी होती है जो सोमैटिक सेल क्रोमोसोम एन्यूप्लाइडी, जिसके एग्जांपल एक हम लोग लेते हैं तो डाउन सिंड्रोम, ये लोग प्रोन टू एएमएल होते हैं। ठीक है, डाउन सिंड्रोम में ट्राइसोमिया 21 क्रोमोसोम होती है, ये लोग प्रोन टू एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया होते हैं। इसी तरह हम अगर हेरिडिटी में बात करें तो कॉन्जेनाइटल न्यूट्रोपीनिया होती है। कॉन्जेनाइटल न्यूट्रोपीनिया डिजीज में होता है म्यूटेशन हो जाता है जो जीन इनकोडिंग करता है ग्रेनुलोसाइड कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर के रिसेप्टर को, जो जीन इनकोड करता है उसके अंदर म्यूटेशन हो जाता है, तो इसके अंदर भी एएमएल होने के चांसेस होते हैं। और जर्मलाइन म्यूटेशन ऑफ CCAAT ऑब्लिक इनहेंसर बाइंडिंग प्रोटीन अल्फा, एक होता है रंट रिलेटेड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 1। और ये थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो जो रंट रिलेटेड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 1 होता है, ये क्या करता है, ये एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो रिक्वायर्ड होता है नॉर्मल हिमेटोपोइसिस के लिए। ठीक है, ये डिस्टर्ब हो जाता है इसमें। अगर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो नॉर्मल हेमेटोपोइसिस के लिए, स्पेशली माइलॉइड सेल डिफरेंशिएशन इन बोन मैरो के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अगर उसमें प्रॉब्लम आ रही है तो माइलॉइड सेल में भी प्रॉब्लम आएगी, माइलॉइड सेल की नॉर्मल फॉर्मेशन में भी प्रॉब्लम आएगी। और
ट्यूमर प्रोटीन जो P53 पे रिसेप्टर पे होती है, वो भी इसको हायर प्रीडिस्पोजिशन टू AML, वो भी हायर प्रीडिस्पोज होती है AML के लिए, ठीक है। एक हो गया हेड, तो इटियोलॉजी की बात कर रहे थे हम लोग, तो एक हो गया हेरिडिटरी। हेरिडिटरी के बारे में आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। और दूसरा है रेडिएशन। तो हाई हाई रेडिएशन वाले एरिया जो कम एज में होते हैं ज़्यादातर, उनमें हाई रेडिएशन, जो कम एज में होते हैं लेस देन 65 ईयर में, तो हाई रेडिएशन के चांसेस जिस पेशेंट के अंदर होते हैं उनमें AML के चांसेस ज़्यादा होते हैं। केमिकल एंड ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर में देखें तो जो बेंजीन बेंजीन यूज होता है, बेंजीन एक सॉल्वेंट की तरह यूज होता है केमिकल, प्लास्टिक, रबर में, इनकी फैक्ट्रीज में या फार्माक्यूटिकल कंपनीज में जो बेंजीन यूज होता है उसकी वजह से हो सकता है। ड्रग्स में एंटी कैंसर ड्रग्स जैसे एल्काइलेटिंग एजेंट जो यूज होते हैं उनकी वजह से हो सकता है। इसके अलावा हम बात करें तो कोई भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिला है वायरल इटियोलॉजी के लिए, ठीक है। तो वायरस से होने का कोई एविडेंस तो नहीं मिला है, इसकी वजह से हम ये नहीं बोल सकते कि वायरस होता है। अगर होता भी होगा तो अभी तक एविडेंस मिला नहीं है, ठीक है। पैथोजेनेसिस की हम लोग अगर बात करें तो पैथोजेनेसिस में क्या होता है, अरेस्ट ऑफ माइलॉइड सेल डिफरेंशिएशन एट ब्लास्ट स्टेज। जो ब्लास्ट स्टेज होती है माइलॉइड सेल डिफरेंशिएशन की, वहाँ पे अरेस्ट हो जाता है, जो डिफरेंशिएशन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसकी वजह से एक्यूमुलेशन ऑफ माइलोब्लास्ट इन बोन मैरो, उसकी वजह से माइलोब्लास्ट का एक्यूमुलेशन हो जाता है बोन मैरो के अंदर। अब उसकी वजह से क्या होता है, सेपरेशन ऑफ नॉर्मल हिमेटोपोइसिस, उसकी वजह से नॉर्मल हिमेटोपोइसिस का सेपरेशन हो जाता है। तो नॉर्मल हिमेटोपोइसिस का अगर सेपरेशन हो गया तो उसकी वजह से एनीमिया हो सकता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है, न्यूट्रोपिनिया हो सकता है। अगर क्लिनिकल फीचर्स के बारे में हम लोग बात करें तो एनीमिया जो हुआ है, जब नॉर्मल हिमेटोपोइसिस की वजह से एनीमिया हुआ है, उसकी वजह से पैलर होगा, फैटीग होगा, डिस्निया। फैटीग, अगर कोई भी पेशेंट आता है तो उस उसका जो मेन आपको जो क्लिनिकल फीचर बताएगा, जो मेन सिम्टम बताएगा वो फैटीग होगा। बेसिकली फैटीग ज़्यादा बताएगा, फैटीग हो रहा है, डिस्निया हो रहा है, ठीक है। तो एनीमिया की वजह से ये क्लिनिकल फीचर आते हैं। अगर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की बात करें तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में ब्लीडिंग गम्स, इपिस्टैक्सिस, पिटेकी, परब्यूरा, ये सब चीज़ें क्लिनिकल फीचर लेके आएगा, ठीक है। न्यूट्रोपिनिया की बात करेंगे तो फीवर, रिकरेंट इन्फेक्शन लेके आएगा। ऑर्गन इन्फिल्ट्रेशन की बात करेंगे तो हिपेटोस्प्लेनोमेगाली, लिम्फेडेनोपैथी, बोन पेन, ये लेके आएगा। जब बोन पेन बोन पेन के साथ आपको हिपेटोस्प्लेनोमेगाली मिले या नहीं मिले, फैटीग मिल रहा है, डिस्निया मिल रहा है, बोन पेन मिल रहा है, अगर लिम्फेडेनोपैथी मिल रही तो आप सस्पेक्ट कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए कि ये चीज़ AML हो सकती है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, इन्वेस्टिगेशन में नॉर्मली ब्लड का कराएंगे, CBC कराएंगे, तो उसमें हीमोग्लोबिन काउंट लो आएगा, प्लेटलेट्स लो आएगा, TLC बढ़ा भी हो सकता है, घटा भी हो सकता है। जो माइलोब्लास्ट है वो पेरिफेरल स्मीयर में दिखेगा आपको, ठीक है। और बोन मैरो है, बोन मैरो में हाइपर सेलुलर बोन मैरो आपको सीन होगी। ब्लास्ट सेल होते हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू 20% से ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। अगर साइटोकेमिस्ट्री में हम देखेंगे तो माइलो परऑक्सीडाइज पॉजिटिव मिलेगा, सडन ब्लैक बी पॉजिटिव मिलेगा। इम्यूनोफिनोटाइपिंग की बात करेंगे, CD13, CD33 पॉजिटिव, ये इम्यूनोफिनोटाइपिंग है, ठीक है, उसमें पॉजिटिव मिलेगा। ये सब बेसिकली एक टेस्ट है जो उसको कंफर्म करते हैं AML को, ठीक है। मैनेजमेंट में क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन कीमोथेरेपी देंगे, उसके साथ हम सपोर्टिव केयर में ब्लड एंड प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन देंगे, बिकॉज जितने भी एबनॉर्मल सेल्स बनते हैं, RBC एबनॉर्मल बनी तो वो सब जाके आपके स्प्लीन में फिल्टर होती है, उसकी वजह से जो एबनॉर्मल सेल है उसकी वजह से लॉस होता है, एनीमिक होता है, तो उसको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, प्लेटलेट्स की ज़रूरत पड़ती है। बिकॉज इसमें कॉमन प्रॉब्लम्स हैं कि एनीमिया हो सकता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है, न्यूट्रोपिनिया हो सकता है, ठीक है।
कुछ सेलेक्टेड केसेस में आप बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन भी कर सकते हैं। अगर कॉम्प्लिकेशन की हम बात करें एएमएल के कॉम्प्लिकेशन की बात, तो एएमएल में सीवियर इन्फेक्शन हो सकता है, हीमोरेज हो सकता है, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोagulation हो सकता है। ये सब कॉम्प्लिकेशन फैटेलिटी तक लेके जा सकती हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू।